हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी देख रहे हैं। हम लोग क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर 3 आज देखने वाले हैं, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी देखा था। दूसरा वाला जो है वो बचा है पोर्शन, उसको आज देख लेंगे। हमने संसद के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम लोग देखेंगे कि संसद की भूमिका क्या है हमारे देश में। ठीक है, तो संसद किससे मिलकर के बनती है, ये सारे पॉइंट्स हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है। अगर आपसे बाई चांस स्किप हो गया है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है, तो उन्हें उनके योगदान को याद करते हुए हम लोग उन्हें सत प्रणाम करते हैं। उनके योगदान हमारे संविधान में बहुत ही ज़्यादा हैं। हम मतलब किसी से भी तुलना नहीं कर सकते उनके द्वारा जो कुछ भी कार्य हमारे संविधान के लिए किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, हमसे कह रहे हैं कि संसद की भूमिका क्या है, आप ये जानो। तो चलिए जान लेते हैं जब बताया जा रहा है। तो आज़ादी के बाद गठित की गई जो भारतीय संसद है, लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। किसी भी देश में आप देखेंगे कि वहाँ की जो संसद है ना, वो उनकी आस्था का ही प्रतीक होती है, अगर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है तो। ठीक है, आगे देखिए, ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। ठीक है, तो ये सिद्धांत कौन सा है, वही सिद्धांत है भैया कि जो पब्लिक है ना, उनकी हिस्सेदारी क्या है और उनकी सहमति जो है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया राजतंत्र टाइप की व्यवस्था चल रही है, राजा ही सब कुछ जो है करता धरता हो रहा है, नहीं। तो अगर इस तरह से नहीं है तो समझिए कि लोकतंत्र है। और जो मतलब कि पब्लिक है, अगर उसकी हिस्सेदारी है तो फिर हमें लगता है कि हाँ भैया लोकतंत्रात्मक रूप से जो है ये चुना गया शासन है और यहाँ की जो संसद है वो रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखेंगे, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक पॉइंट तो आपको समझ आना चाहिए कि संसद जो है ना, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारत देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। आगे देखेंगे कि लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। अब आप देखिए, अगर आपने इसके पहली वाली वीडियो देखा है तब तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो अभी बता रहे हैं कि हमारे देश में आप देखेंगे कि केंद्र की अलग मतलब कि जो है केंद्र का शासन अलग तरह से है और राज्य में जो है वो अलग तरह से शासन, मतलब प्रक्रिया एक ही जैसी है लेकिन काम करने वाले लोग अलग हैं। जैसे केंद्र में आप देखेंगे कि 3 लोगों से मिलकर के संसद बनती है और वैसे ही राज्य में आप देखेंगे कि 3 अंगों से मिलकर के राज्य का जो विधानमंडल है वो बनता है। राज्य में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद और मतलब कि राज्यपाल। तो जैसे हमारे यहाँ केंद्र में लोकसभा है, वैसे ही राज्यों में राज्य की विधानसभा होती है और जैसे केंद्र में राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है। और जो कंडीशन या जो शक्तियाँ, जो रुतबा आपको केंद्र में उनका राष्ट्रपति का देखने को मिलेगा, सेम वही सिचुएशन में हमारे यहाँ राज्यों में राज्यपाल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही बता रहे हैं कि आप देखेंगे कि लोकसभा के लिए उसी तरह से चुनाव होता है जैसे कि राज्य की विधानसभा के लिए होता है। तो राज्य की जो विधानसभा है उसमें हम लोग वोटिंग करके अपने एमएलए को चुनते हैं, जबकि केंद्र में हम लोग एमपी यानी सांसद को चुनते हैं। ठीक है, एमएलए अर्थात विधायक को चुनते हैं। आगे देखिए, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव हो जाया करते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, मोदी जी फिर से पीएम बने हैं। जैसे कि अब ये सब नहीं देखना है। आगे देखिए, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति का चुनाव होगा। भले ही चुनाव में पार्टिसिपेट कई सारे लोग होंगे, लेकिन चुनाव केवल एक ही व्यक्ति का होगा। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे, ये आपको एक प्रक्रिया दिखाई गई है कैसे जब चुनाव हो जाते हैं, तो चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं तब हमको पता चलता है कि जितने सीट पर चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीट कौन सी पार्टी को मिली है। तो ये एक ना आंकड़ा दिया हुआ है 17वीं लोकसभा के चुनाव का। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव का तो नहीं ही देंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है और हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं ना वो पुरानी एनसीईआरटी है। तो पुरानी एनसीईआरटी में इतनी जल्दी तो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, वैसे भी बुक्स में चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं।
तो ये देखिए उस टाइम का ये आंकड़ा आपको दिखाया गया कि भारतीय जो जनता पार्टी थी उसको 303 सीटें मिली थी। ये केवल आपके समझने के लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। आगे हम लोग देख लेंगे कि जो मतलब व्यक्ति चुने जाते हैं, यानी कि जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, हम लोग वोट दे करके जिनको विजयी बनाते हैं, वो उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद अर्थात MP कहलाते हैं, ठीक है। तो केंद्र में जो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, MP या फिर सांसद कहते हैं। अगर यही राज्य का मामला होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, MLA अर्थात विधायक, ठीक है। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद भी संसद के बहुत सारे काम होते हैं, अब हम उसको देखेंगे। अब चूंकि देखिए आज हमने NCERT की बुक से ही जो है वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्यों? क्योंकि NCERT की बुक में ही चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, इसमें कुछ भी कंसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको कंसाइज नहीं किया है। तो देखिए जब संसद का गठन हो जाता है ना चुनाव होने के बाद, तब देखिए उनके काम क्या हैं। तो सबसे पहला काम देखिए राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, ठीक है। तो मतलब जो संसद का गठन हुआ, सांसद जो चुन करके गए उनके द्वारा जो संसद बनाई गई, उनके कार्यों में सबसे जो पहला काम है वो है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, ठीक है। आगे आपसे बता रहे हैं कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी संसद है उसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो 3 जो सदन हैं, मतलब कि 3 जो अंग हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो जो राष्ट्रपति हैं उन्हें तो हम लोग सदन नहीं कहेंगे ना, वो तो अभिन्न अंग है, लेकिन 2 सदन हैं, और 2 सदन कौन सा है, तो लोकसभा और राज्यसभा, वही यहाँ आपको बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सांसदों की एक लिस्ट बनाई जाती है। इससे हमें पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं, ठीक है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तभी तो हमें पता चलता है ना कि भैया इस वाली पार्टी से इतने मेंबर्स मतलब कि MP बने हैं, अर्थात ये वाली जो पार्टी है वो जीत गई है चुनाव में। कह रहे हैं कि यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक सीटें उसके पास होनी चाहिए। कह रहे हैं कि चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। एक 104वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो मतलब मनोनीत सदस्य वाली व्यवस्था थी ना, 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, अब वो जो काम है वो नहीं होता है, उसको हटा दिया गया है। तो अभी आप समझिए कि ये वाला जो बात है ये अब लागू नहीं है, ठीक है। पहले ये हुआ करता था। तो अब जब 2 लोग हट गए हैं, तो अगर किसी भी दल को गवर्नमेंट बनाना है तो उसके लिए 271 मेंबर्स ही होंगे, तब भी काफ़ी है। कह रहे हैं कि संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस साल जो गवर्नमेंट बनी है ना, वो गठबंधन की सरकार है, अर्थात किसी भी दल के पास इतने जो है सीट्स नहीं थी कि वो अकेले जो है सरकार बना सके। तो उनके द्वारा क्या किया गया, कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन किया गया और गठबंधन करके फिर सरकार बनाई गई। बाकी जो अन्य लोग जीते हुए हैं वो क्या हुए, वो सब विपक्षी दल के हो गए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि वर्तमान में जो मतलब कि भाजपा है उसकी गवर्नमेंट है, उसके साथ जो मतलब कि उड़ीसा नहीं, तमिलनाडु वाली जो पार्टी है, अब मुझे नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, और जो नीतीश भाई की पार्टी है, नीतीश बाबू कहते हैं एग्जैक्टली। तो इन दोनों लोगों का बहुत नाम चर्चा में रहा जब हमारा चुनाव का परिणाम आया था। तो ये लोग क्या हैं, इनके साथ मिल करके भाजपा ने गठबंधन बनाया है। इसके अलावा जो पार्टियां हैं, जैसे इंडिया गठबंधन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो वो जो इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टीज हैं वो क्या है, वो सब विपक्षी दल की पार्टियाँ हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। यानी कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं। आप एक क्रम से जब वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको एक एक शब्दावलियां जो है वो समझ आती रहेंगी। इसी वजह से स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए। तो जो कार्यपालिका है, इसका चुनाव करना लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था। जाहिर से हमने बताया ना कि हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ा है। आगे देखिए, कार्यपालिका क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद के द्वारा जो
बनाए गए कानून हैं उनको लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सामान्यतः इसी कार्यपालिका की बात होती है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना सरकार ने ये किया है, सरकार ने ये स्कीम लाई है, सरकार के द्वारा गरीबों के लिए ये किया जा रहा है, जो मतलब दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए ये किया जा रहा है, किसानों के लिए ये किया जा रहा है। तो ये जब हम सरकार सरकार करते रहते हैं तो सरकार कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार के द्वारा या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो लागू करवाने का काम कर रही है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के फैसलों को लागू करवाने का काम करते हैं। अब ये सारी पॉइंट्स ना आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। आगे देखेंगे ये जो मंत्री हैं इसमें आपको स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि जो मतलब मंत्री हैं इनके द्वारा जो काम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है ये हमारे काम का नहीं है, मतलब आप इसको चाहें तो देख लीजिएगा ना, आपको जैसा कि हमने बताया कि जो पीडीएफ है वो मिल ही जाएगा तो आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये पुराना आंकड़ा है, अभी तो आप देखिए कि मतलब इस बार जो चुनाव हुआ है उसको छोड़ दीजिए है तो 2 बार से लगातार जो हमारी भाजपा थी वो मतलब कि मतलब बहुमत के आधार पर अपना इकलौता राजनीतिक पार्टी थी जो बहुमत के आधार पे ही मतलब अपना सरकार बना ले रही थी। तो ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, ये हमारे काम का नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे ये आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके जो मतलब ये जो कंटेंट दिया हुआ है ना ये आपके काम का है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। क्या आपसे कह रहे हैं कि केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। तो ये जो आपको 2 इमारतें दिखाई गई हैं ये किसकी इमारतें हैं? तो भैया केंद्रीय सचिवालय की इमारतें हैं। कह रहे हैं इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। और इनका निर्माण कब हुआ है? तो इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साउथ ब्लॉक या नॉर्थ ब्लॉक जो है इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1930 में हुआ है। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, तो आपको याद रखना है कि जो साउथ ब्लॉक है ना इसमें आपको प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जो ऑफिसेज हैं वो देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि दाईं ओर जो नॉर्थ ब्लॉक है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री आदि। ठीक है, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय जो है वो नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रख लीजिएगा कि नॉर्थ जो ब्लॉक है उसमें किसका किसका ऑफिस मिल जाएगा। तो नॉर्थ ब्लॉक में आपको वित्त मंत्रालय और जो होम मिनिस्ट्री है उसका ऑफिस मिलेगा, जबकि जो साउथ ब्लॉक है उसमें आपको प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय का जो मतलब कार्यालय है वो और विदेश मंत्रालय का जो ऑफिस है वो मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे राज्यसभा के बारे में। स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि जो हमारी संसद है उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने लोकसभा के बारे में ऊपर देखा था। अब देखिए जो राज्यसभा है जिसे हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करने का काम राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वो पेश कर सकती है, अर्थात लोकसभा तो मतलब कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती ही है, इसके साथ साथ राज्यसभा के द्वारा भी इस तरह का जो काम है वो किया जा सकता है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिली हो। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई भी कानून बनाना है सरकार को तो उसको लोकसभा से भी पारित होना जरूरी है, राज्यसभा से भी पारित होना जरूरी है और लास्ट में तभी वो कानून बनता है जब राष्ट्रपति जो है उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। हम लोग देखेंगे इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे कागजी तौर पे होती है, खास इनके पास कोई शक्तियां नहीं होती। आगे हम लोग देखेंगे कैसे इनके पास कोई शक्तियां नहीं होती। कह रहे हैं कि संसद का ये जो सदन है यानी कि जो राज्यसभा है वो लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उनमें संशोधन भी कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उन संशोधनों को मानने के लिए ना मतलब बाध्य नहीं होते सामान्यतः। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है और आपको याद रखना है कि जो हमारा राज्यसभा है ना इसमें 233 मेंबर्स तो निर्वाचित होते हैं,
12 मेंबर जो है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये व्यवस्था दी गई है कि जो राज्यसभा है, हमारा जो उच्च सदन है, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मतलब हो सकता है उनके द्वारा समाज में कुछ अच्छा काम किया गया हो, विज्ञान में कोई अच्छा काम किया गया हो, तो इस तरह से साहित्य में कोई अच्छा काम किया गया हो, तो इस तरह से कुछ जो है क्षेत्र हैं, अगर उनमें उनके द्वारा कोई काम किया गया है और राष्ट्रपति को लगता है कि भैया इनको मतलब कि देना चाहिए, प्रतिनिधित्व इनका होना चाहिए हमारी राज्यसभा में, तो फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा टोटल 12 सदस्यों का जो मतलब कि वो मनोनयन है वो कर दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे यही पूछा जा सकता है भैया कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत मेंबर्स होते हैं। आगे देखिए दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम है सरकार को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या देखा था कि जो संसद है उसके काम देख रहे थे, तो संसद का एक काम तो हमने वहाँ देखा। दूसरा काम है कि भैया जो संसद है वो सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन देती है और जानकारी देती है। तो चलिए देखेंगे क्या क्या ये कर रही हैं। कह रहे हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नकाल है वो सबसे पहला काम होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, इसके माध्यम से सांसद जो है वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो वो जो संसद में मतलब चर्चा होती है ना, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, ये सब आगे की चीज़ें हैं, हम लोग वहाँ डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन सांसदों जो के द्वारा ना जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कब पूछा जाता है, तो प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। आगे देखें कि इसके जरिए, किसके जरिए, प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं सांसदों के द्वारा, उसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि वो होता है ना कि हाँ मतलब आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो पिछले तो पंचवर्षीय में तो आप देखेंगे कि विपक्षी दल था ही नहीं, इस बार तो एक मजबूत विपक्ष आपको देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन के रूप में। वैसे इंडिया गठबंधन के रूप में नहीं, आप देखेंगे कांग्रेस के रूप में है। ठीक है, तो विपक्ष के नेता के रूप में इस बार कौन है हमारी लोकसभा में, ऑफ कोर्स राहुल गांधी जी हैं। आगे देखिए, वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की खामियों को जो है सामने लाते हैं। कौन, तो जो विपक्ष के नेता हैं वो, या विपक्षी जो दल है वो अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन भी जुटाते हैं। तो ये थोड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण काम होता है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक मजबूत विपक्ष हो। अभी तक तो विपक्षी मजबूत नहीं था, तो उनके पास कोई राइट्स ही नहीं थे कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कुछ वो पूछ सके। लेकिन इस बार थोड़ा मतलब विपक्ष मजबूत है, वो सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, प्रश्न पूछने का उनको राइट है। अब देखिए यहाँ पे ना संसद में पूछा गया एक प्रश्न है, उसका उदाहरण देकर के आपको बताया गया कि संसद में जो कार्य होता है वहां पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसका उत्तर दिया जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, एक ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये समझ लीजिए कि लोकसभा में कार्यवाही चल रही है। ठीक है, और एक प्रश्न है लेकिन अतारांकित प्रश्न है। अब तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न में क्या अंतर है, ये यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, जिसको ना हम लोग मतलब लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है, वहाँ देखने लायक है। और ये डेट वगैरह दी है। ठीक है, और किससे संबंधित ये चर्चा है, तो बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन से संबंधित है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर जो मनोज राजौरिया हैं उनके द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि, क्या प्रश्न है पहला, क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है लोकसभा में एक सांसद के द्वारा, जो वर्तमान में सरकार है उससे, मतलब जो सरकार के दल के लोग हैं या सांसद हैं उनसे पूछा जा रहा है, या फिर ये कहें कि डायरेक्ट सरकार से ही प्रश्न किया जा रहा है। देखिए उत्तर में क्या मतलब कि दिया जा रहा है, उत्तर किसके द्वारा, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा ये उत्तर दिया गया है। क्या उत्तर दिया गया है, कासेगा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं और
कार्यक्रमों पर आधारित है। ठीक है, तो ये जवाब में उनको दिया गया है। और साथ में देखें कि इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ, राज्य, क्षेत्र प्रशासन के अभिसरण और समन्वय के लिए रूपरेखा का भी प्रावधान है तथा ये बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करती है। ये विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रम, योजनाओं और नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। ठीक है, तो ये तो एक कार्यवाही कैसे होती है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उसका जवाब दिया जाता है, ये आपको बता करके केवल आपको अवेयर किया गया, यानी कि अवेयरनेस फैलाई जा रही है एनसीईआरटी के माध्यम से। इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, तारांकित और अतारांकित प्रश्न से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस कि क्लास 8 में नहीं दिया है तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। आगे भी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे ना, तो आगे जो चीज़ें आएंगी उसको डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, नहीं तो सवाल पूछना तो केवल एक कई सारे तरीकों में से एक तरीका है जिसके द्वारा संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित करने का काम करती है। बाकी और भी कई तरीके हैं और उसका मार्गदर्शन करती है, उनको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे कि जो संसद है उसके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। तीसरा काम देखिए संसद क्या करती है, तो हमारी संसद तीसरा काम करती है कानून बनाने का। तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें बताया गया है कि जो संसद है वो कानून कैसे बनाती है और कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। आगे हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संसद में कौन कौन लोग होते हैं। कह रहे हैं कि संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। अभी तो आप देखें कि लोकसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की भी बात की गई है। तो 106वां जो संविधान संशोधन हुआ है जिसे नारी शक्ति वंदन के नाम से जाना जाता है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब जो चुनाव होगा, यानी कि इस बार जो हमारा होना है ना जनगणना, वो सब हो जाए, उसके बाद फिर महिलाओं को जैसे पंचायतों में 33% आरक्षण मिलता है, वैसे राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में भी 33% जो रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है जब 33% आरक्षण मिलेगा तो 33% तक महिलाओं की हिस्सेदारी आपको लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में भी देखने को मिलेगी। तो वैसे ही विभिन्न तबकों से लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। महिलाओं को अलग से मिल रहा है, SC ST जो कम्युनिटी है उनको भी मिल जाता है, और साथ में जो हमारे OBC भाई लोग हैं सबको कि अलग अलग तरह से मिल जाता है। तो लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि लोकसभा में ना शायद जो OBC कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि OBC को रिजर्वेशन है लोकसभा में, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है कि लोकसभा में OBC को रिजर्वेशन की बात नहीं की गई, लेकिन हाँ SC के लिए जो रिजर्वेशन है वो आपको देखने को मिलेगा और ST के लिए भी है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि संसद में कौन लोग होते हैं, उसमें आगे देखिए कि दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। ये देखिए एक तालिका दी गई है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली जो आबादी है उनका मत कि परसेंटेज कितना था। अब जाहिर सी बात है कि 100% लोग तो वोटिंग नहीं करते हैं, कुछ लोग तो बच के रह ही जाते हैं। अब देखिए आपको ना पहली लोकसभा जो चुनाव हुआ था वहाँ से लेकर के अभी तक की जो जानकारी है वो दी गई है। अब पहली जो लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे जो मतदान करने वाले लोग थे वो कितने थे, 61.16% थे। यानी कि सबसे ज़्यादा अभी देखिए 61.16% नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं है और भी अभी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे।
लेकिन उसके बाद पहले के बाद फिर डायरेक्ट चौथा दिया गया है। 1967 में चौथे जो लोकसभा चुनाव है वो हुए थे, उसमें 61.33% लोगों ने मतलब वोटिंग किया है। फिर आप पांचवी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखें कब हुआ था, 1971, और 55.2% जो लोग हैं उसमें हिस्सा मतलब दिए थे। फिर छठी में देख लीजिए 60.49, आठवीं में देखिए 64%, 10वीं में देखिए 55%, 14वीं में देखिए 57%, 15वीं में 58%, 16वीं में 66%, 17वीं में 67%। इससे ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि आज मतलब कि पहली लोकसभा चुनाव से लेकर के वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ है 18वां लोकसभा चुनाव, उसमें लगातार मतदाताओं का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, या ये भी कह सकते हैं कि लगातार मतदाताओं का जो परसेंटेज है वो घटा है। तो आपको याद रखना है, ना तो घटा मतलब कि ना तो लगातार घटा है और ना ही लगातार बढ़ा है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा थे, फिर बीच में कम हुए, फिर ज़्यादा हुए, फिर कम हुए, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखेंगे, देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है। ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी और कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई है। देखिए यहाँ भी ओबीसी की बात नहीं आई ना, तो वही मैं बता रही थी कि ओबीसी को आरक्षण वहाँ पे नहीं है। आगे देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो सके। ठीक है, यानी कि जो सीटें रिजर्व की गई हैं एससी के लिए और एसटी के लिए, उससे केवल एससी और एसटी ही जो है चुने जाएंगे। इससे क्या होगा कि संसद में उनकी भी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। आगे हम देखेंगे, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। अब कहते हैं ना कि जो मतलब जिस समाज से आया है उस समाज में उसने उसको जिया है, अपने जीवन को देखा है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, क्या सुधार किए जाने की गुंजाइश है। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है कि आप अपने सोसाइटी के जो मुद्दे हैं उनको मतलब यहाँ मतलब रखें ताकि उनका भी निवारण हो सके। ये देखिए कुछ महिला सांसद जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। अभी महिलाओं के लिए इसी वजह से किया गया ना कि जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा पता है कि महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं से संबंधित क्या मुद्दे हैं, उनको वो संसद में ज़्यादा अच्छे से उठा सकती हैं। आगे देखेंगे, और ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि एक कहावत है ना, जाके फैर ना फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। अर्थात मतलब आप किसी की तकलीफ़ को केवल देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक आपको वो तकलीफ़ खुद ना हुई हो। तो जो महिलाएं हैं उन्होंने महिलाओं के जो समस्याएं हैं उनको करीब से देखा है, जो आदिवासी समूह के लोग हैं उन्होंने आदिवासी समूह की समस्याओं को करीब से देखा है। इसी वजह से दिया जाता है भैया रिजर्वेशन कि आप अपने मुद्दों को अपने हिसाब से उठा सकें और उसका निवारण किया जा सके। आगे देखें, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अब देखिए ये ना पहले पुराना हो चुका है, ठीक है, यानी कि पेश किया गया था, ये पुराना मामला हो चुका है, अब तो ये पास भी हो चुका है। आगे वाले जो चुनाव है हो सकता है उसमें ये चीज़ें लागू भी हो जाएं, तो ये नहीं है। ठीक है, ये अब मतलब काम का नहीं है। बस ये बताया गया कि पहले जो है परसेंटेज कम था, अब आने वाले दिनों में 33% का जब आरक्षण मिल जाएगा तो उनकी कम से कम 33% उपस्थिति तो होनी ही है। आगे देखिए, कह रहे हैं किसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग एकदम स्थिर हो गए हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का ये जो प्रयास है वो जारी है कि हम लोग मतलब ध्यान दें कि हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारी संसद है वो प्रतिनिधि मूलक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व बहुत कम है, SC ST का भी प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो कैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये मतलब कि प्रतिनिधित्व मूलक है। आगे हम लोग देख लेते हैं शब्द संकलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल न छोड़ा करिए। सबसे पहला शब्द है स्वीकृति। अब देखिए आज बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती है, तो गांव में लोग जुटे हुए हैं डीजे वगैरह लेकर के।
स्वीकृति देखिए, कह रहे हैं कि स्वीकृति का मतलब हुआ कि किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उनके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में ये शब्द संसद के पास जो उपलब्ध औपचारिक सहमति है यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, स्वीकृति शब्द का। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, गठबंधन। तो वर्तमान में भारत देश में कौन सी सरकार है भैया, तो गठबंधन की सरकार है। तो देख लीजिए क्या मतलब होता है। इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत ना मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। जैसे आप मुझे खोज कर बताइएगा, मुझे ना नीतीश, शायद जेडीयू नाम है नीतीश बाबू की पार्टी का, और जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं उनकी पार्टी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ है, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे तभी याद नहीं आ रहा दरअसल। अनसुलझे, अनसुलझे का मतलब क्या होता है, तो इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। तो ये 3 शब्दावलियाँ थी। ठीक है, मेरे ख्याल से इन तीनों शब्दावलियों से आप परिचित होंगे, वैसे ही अगर ना भी बताया जाता तब भी। ये देखिए, ये हमारे प्यारे भारत देश का मैप है। और हाँ, अगर आप में से कोई भी भाई बहन क्या करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये देखिए टोटल 543 सीटों में आपको यहाँ बता दिया गया है कि सामान्य लोगों के लिए जो है 412 सीटें हैं, एससी जो कम्युनिटी है उनके लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे। तो हाँ, अगर आप में से कोई भी भाई बहन आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लोग घटना चक्र को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, जो घटना चक्र आता है ना, गाइड आती है जिसमें सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनका कॉम्बिनेशन दिया रहता है, मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस सेगमेंट से, तो उसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे हमने इसको स्टार्ट किया है। 2 वीडियो हमने ज्योग्राफी का और 2 वीडियो हमने पॉलिटी का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, पॉइंट समझ आए होंगे। जो भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं आज की वीडियो में, बहुत ईजी पॉइंट्स थे लेकिन समझना बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, डेली 2:30 बजे दोपहर में लाइव आकर के ये वीडियोस आप लोग देख लिया करिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद।